नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीकी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपको आने वाले आपके टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो जिस प्रकार से टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर कोई भी गद्यांश पद्यांश इसमें शामिल नहीं किया है। हालांकि बहुत टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल पाए इस वजह से यहाँ पर ओनली 30 MCQ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हिंदी भाषा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना स्कोर है यहाँ पर 30 प्रश्नों से आप करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो हिंदी भाषा का विकास है वो विकास किस क्रम में हुआ था, और हिंदी जो है वो कौन कौन सी भाषाओं से आई है। तो यहाँ पर विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का जो नाम पूछा है, तो यहाँ पर है पाली, संस्कृत और हिंदी अवहट्ट। तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी भाषा है उसका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तो सबसे पहले संस्कृत थी, फिर उसके बाद में पाली थी, और पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। तो यहाँ पर यदि हम एक क्रम देखें तो सबसे पहले थी यहाँ पर संस्कृत, संस्कृत से पाली, और पाली के बाद में उससे बनी थी प्राकृत, और प्राकृत चलिए यहाँ कर देते हैं, प्राकृत यहाँ पर है, और फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, और फिर प्रारंभिक हिंदी। तो इस प्रकार का जो क्रम था, क्योंकि बाकी यहाँ पर नाम है नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो सही उत्तर बन जाता है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, तो वो यहाँ पर रहेगी पाली। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा और पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली यहाँ पर कौन सी है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित जो बोली होगी वो यहाँ पर है बघेली, और विकल्प बी जो है वो इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहचानना आपको रूढ़ शब्द को, वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। तो आपको समझना है कि सबसे पहले रूढ़ शब्द जो होता है वो किन्हें कहा जाता है। तो देखिए ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके जब हम यदि खंड कर देते हैं, यानी कि टुकड़े कर देते हैं, तो इनका कोई भी अर्थ इसमें नहीं निकलता है। अब आप उत्तर को पहचान गए होंगे कि यहाँ पर 4 में से आपको एक शब्द ऐसा दिख रहा है जैसे कि ऑप्शन डी जो कि है पशु। अब देखिए यदि हम प और शु को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि इसके हमने खंड कर दिए, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे ही शब्द जब संयुक्त होते हैं, ऐसे वर्ण जब संयुक्त होते हैं जिनको अलग करने पर कोई विशेष अर्थ प्रकट ना हो, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो रूढ़ शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगला प्रश्न हमारा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछा गया है, चाहे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर है मैसूर। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर बन जाता है चेन्नई जो है वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो अभी देखिए, अभी जो सबसे पहला प्रश्न हमने देखा था वहाँ पर यही बात हमने की थी कि सबसे पहले जो हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है उसमें सबसे पहले आता है संस्कृत, ठीक है। और संस्कृत के बाद में हम चलते हैं तो इसमें फिर आता है पाली, और पाली के बाद में यदि हम चलते हैं तो फिर आता है प्राकृत, ठीक है। और प्राकृत के बाद में आता है अपभ्रंश, तो ये अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आता है अवहट्ट। तो यहाँ पर अवहट्ट तो दे नहीं रखा है, तो इतना ही क्रम काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि इतने 4 यहाँ पर दे रखे हैं। तो यदि हम इसमें से देखें हमारा सही उत्तर, तो देखिए पाली है, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और आगे देखें तो प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, और
हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो देखिए, अब यदि संस्कृत को हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर संस्कृत दिया नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करके चलते हैं। वो तो है, संस्कृत से पाली आई है, पाली से प्राकृत आई है, प्राकृत से अपभ्रंश आई है, और अपभ्रंश से अवहट, और अवहट के बाद में हमारी जो हिंदी है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है ना, वो बिल्कुल उसी क्रम में दिया है, यानी कि उसमें सबसे लास्ट का और सबसे फर्स्ट का, वो दोनों चीज़ें हटा करके बीच के खंड यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आएगा? तो यहाँ पर है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पर परीक्षा शब्द जो होगा वो इसमें शामिल होगा तत्सम शब्द के अंतर्गत, और तत्सम का मतलब होता है तत्सम, जैसे कि, जैसे ही, यानी कि जो संस्कृत में प्रयोग में आते थे और वैसे ही ये हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञाओं के प्रकार दिए हैं, और इनमें से जो स्त्रीत्व शब्द होगा वो एक भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती है, तो आप उनको कैसे पहचान सकते हैं? तो देखिए, ऐसी संज्ञाएं होती है भाववाचक, कहने का मतलब है भाववाचक। आप यहीं पर समझ सकते हैं कि ऐसी संज्ञा जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उन्हें केवल हम फील कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इस संज्ञा जो होती है इसका संबंध हमारे भावों से होता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है, और जिनका कोई भी आकार या रूप नहीं होता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्त्रीत्व दिया है, पितृत्व हो सकता था, है ना। इसके साथ में खटास है, मिठास है, जवानी है, मोटापा है, सुंदरता, बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख वगैरह वगैरह, मानवता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि इस संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यहाँ पर पहचानना है संज्ञा को। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा के रूप में जो होगा वो होगा विकल्प बी, क्रोध। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यहाँ पर है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये चारों ही भाषा परिवार है, और इन सब में जो भाषा परिवार है वो है सबसे बड़ा भारोपीय, और भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोपीय भाषा परिवार, और इसी संक्षिप्त में भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। और ये जो समूह है भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। तो देखिए, यहाँ पर ब्रजबुली जो है वो नाम से जानी जाती है वो है पुरानी बांग्ला। ऑप्शन डी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। तो ब्रजबुली एक काव्य भाषा का नाम है, और इसका प्रयोग जो था उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों में, जैसे मिथिला, बंगाल, आसाम, उड़ीसा आदि के भक्त कवि जो थे वो प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाओं के लिए वर्णन करने के लिए करते थे। तो इसे पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो यहाँ पर खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर है पाली। तो यहाँ पर कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वो यहाँ पर होगी ऑप्शन डी, पाली भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर बघेली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो जो नहीं है वो हमें इसमें देखना है, तो वो होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर बघेली। अब देखिए, यदि हम पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करें तो इसमें खड़ी बोली या कौरवी भी कहते हैं उसको, हरियाणवी या बांगरू कहते हैं, या ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं। चलिए, तो इनमें से बघेली नहीं है।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं, कितने शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर शब्द के भेद पूछे गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, जो कि है दिया 4। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखें तो इसमें आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस प्रकार 4 भेद इनके बन जाते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट शब्द किस प्रकार का है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इस शब्द को देख सकते हैं, ये एक अंग्रेजी शब्द है और ये एक विदेशी शब्द होगा, इसलिए विकल्प डी इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर है जानवी, जाह्नवी और जहानवी और जाह्नवी। 4 वर्तनी दे रखी, यहाँ पर बोलने में हो सकता है मुझे एक जैसी आपको लग रही हो सुनने में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनमें कुछ न कुछ वर्तनी की अशुद्धि है और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा विकल्प सी, जाह्नवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बताइए कि शब्द में द्वित्व व्यंजन है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो द्वित्व का मतलब होता है जिसमें डबल व्यंजन होते हैं, मतलब एक साथ 2 व्यंजन आ जाते हैं, वो शब्द द्वित्व व्यंजन वाला शब्द होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विकल्प सी, दिल्ली, एक ऐसा शब्द है जहाँ पर ला द्वित्व व्यंजन के रूप में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो यहाँ पर पूछा है लिपि। शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो यदि हम लिपि की बात करें तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो हुआ है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर निम्न में से उस भाषा का चयन करना है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो यहाँ पर मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विकल्प सी इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो आपने जो भी अपने स्कूल के अध्ययनरत जो जीवन परिचय पढ़े होंगे उनमें आपने पढ़ा होगा ब्रजभाषा का प्रयोग किया है ना, तुलसीदास जी ने, तो रविदास जी ने। तो यहाँ पर अधिकतर जो ब्रज भाषा है इसका उपयोग काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर काव्य लिखे गए हैं और काव्य भाषा के रूप में ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर है तेलुगु। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा तेलुगु, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ढूंढाड़ी बोली है, तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। तो ये यहाँ पर बोली है पूर्वी राजस्थान की और विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर होगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित होगा विकल्प सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मगही किस भाषा की बोली है, तो मगही यहाँ पर राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो मगही जो है ये बिहारी भाषा की बोली है और विकल्प डी इसके लिए सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 वर्तनी दे रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं और कौन सा इसमें सही उत्तर होगा उस पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है ए, शुद्ध वर्तनी के रूप में अन्वेषण, ये सही वर्तनी में लिखा गया शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या फिर ब्राह्मण। तो यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी को किस में रखा गया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पर इसे रखा गया है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और विकल्प ए जो होगा ये इसका सही उत्तर होगा।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी है, तो यहाँ पर हिंदी की आदि जननी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो देखिए यहाँ पर हिंदी की आदि जननी है वो है संस्कृत, और विकल्प ए इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस क्षेत्र की बोली है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये किस बोली के क्षेत्र है? तो ये जो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली आदि जो क्षेत्र है ये अवधी के बोली के क्षेत्र है। तो यहाँ पर होगा विकल्प डी, यानी कि इन क्षेत्रों में अवधी बोली बोली जाती है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पर सूर्यानी, सूर्या, सूर्यांगी या फिर सूर्यो। तो यहाँ पर सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा सूर्या, और विकल्प बी इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन? तो यहाँ पर विकल्प है नागपुर, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018। इसका आयोजन स्थल जो था वो था मॉरिशस, और विकल्प बी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी भाषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।